हेलो फ्रेंड, आपके सामने लेकर आ गए हैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर जिसका मैंने बोर्ड पे भी लेक्चर्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो एज पर न्यू रिवाइज सिलेबस है गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का, उसका बुक है और उसके भी राइटर यही हैं। ठीक है, डॉक्टर आर पी रथेलिया को हम अच्छे से जानते हैं, बाकी ये भी इनके साथ है तो ये भी देख सकते हैं। चलिए आगे देर करते हुए ना इसके कुछ सिलेबस के पॉइंट को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे काम के हैं। ठीक है, जो मेरे काम के हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है जिससे कि आपको पता चल सके कि मुझे इस पर कितना ध्यान देना है। जैसे पहला वाला है डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये 14 मार्क्स कवर कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ 14 मार्क्स कवर कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट इसमें ये है ना कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसमें देखोगे ना तो बहुत सारे सब टॉपिक हैं, बहुत सारे सब टॉपिक हैं। तो सब टॉपिक में मैं एक बार टॉपिक के बारे में बताऊंगा, उसके एक एग्जाम्पल बता दूंगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा। दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो 8 मार्क्स कवर कर रहा है। ठीक है, हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। आप 8 मार्क्स छोड़ के किसी और पे भागते हो सकता है ये 8 मार्क्स मेरे लिए इजी हो, 8 मार्क्स आराम से कवर कर सकते हो। तो किसी को भी कम ज़्यादा मत आंकना। छोटे छोटे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से भी सागर भर जाता है। ठीक है, बूंद बूंद से मिलके ही सागर बनता है। चलिए, एस एफ एंड पी एम इन बीम। एस एफ एंड पी एम मतलब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बीम में जो होता है और उससे रिलेटेड डायग्राम, वो सारा कुछ कवर करता है 14 मार्क्स का। ठीक है, 14 मार्क्स का कवर करता है। उसके बाद देखेंगे बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस इन ए बीम। बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस इन ए बीम, ये 10 मार्क्स का कवर कर रहा है। क्लियर। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ये आपका 8 मार्क्स का कवर कर रहा है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर्मूला बेस पे है, कॉन्सेप्ट बेस पे है, फॉर्मूला बेस पे है। ये इसके बाद 10 मार्क्स वाला भी फॉर्मूला बेस पे, कॉन्सेप्ट बेस पे है। उसके बाद देखेंगे एनालिसिस ऑफ ट्रस। एनालिसिस ऑफ ट्रस देखेंगे 10 मार्क्स का है। एंड कॉलम एंड स्ट्रट है वो 6 मार्क्स का है। तो ये इतनी यूनिट है, टोटल 7 यूनिट है। और इस 7 यूनिट के मार्क्स जो कवर हो रहे हैं वो 70 मार्क्स का जो आपको पेपर होता है। इसमें मैंने बोला कि 38 मार्क्स एप्लीकेशन लेवल पे है, मतलब न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा है। 38 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ 32 मार्क्स, ये दोनों रिमेंबर और अंडरस्टैंडिंग लेवल के 32 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। ये दोनों मिलाओगे तो 32 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो 38 बहुत होता है एप्लीकेशन न्यूमेरिकल लेवल का। रिमेंबर लेवल का भी 14 याद करते हैं तो बहुत हो जाता है। ठीक है, बहुत बोला जाए मतलब मुझे तो 70 मार्क्स का मेहनत करना है, तो मैं जैसे जैसे बताते जाऊंगा वैसे वैसे करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला जो डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है उस चैप्टर का इम्पोर्टेंस हम देख लेते हैं। क्या क्या चीज़ें दी हुई है उसको हम देख लेते हैं, 1 बाय 1 करके देख सकते हैं कि ये चैप्टर्स में कैटेगराइज किया गया कि पहला यूनिट, ये दूसरा यूनिट, सब यूनिट वाइज ही है। ठीक है, चलिए ये है पहला चैप्टर। ठीक है, इसमें सब टॉपिक कई सारे हैं। ठीक है, सब टॉपिक देखने जाएंगे तो कई सारे, मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ सब टॉपिक कौन सा है। पहला वाला जो टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है स्ट्रेस स्ट्रेन एंड डेल्टा एल कैलकुलेशन। डेल्टा एल को बोला जाता है ना चेंज इन लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ, वो कैलकुलेशन पहला ही टॉपिक है। दूसरा जो है ना बार्स ऑफ बेयरिंग क्रॉस सेक्शन। बार्स ऑफ बेयरिंग क्रॉस सेक्शन का बेयरिंग मतलब डिफरेंट, क्रॉस सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन, ऐसा बार जिसमें हर कुछ समय के बाद क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। तो उसके लिए डेल्टा एल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो इस पार्ट में सीखोगे। तीसरा है कंपोजिट सेक्शन। कंपोजिट मतलब 2 या 2 से अधिक मटेरियल मिक्स करके बना है, तो उस सेक्शन, उसमें जो सेक्शन है उसका स्ट्रेस हो सकता है, या स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, या तो लोड फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। तो ये इसमें हो सकता है, मतलब आपको सिग्मा फाइंड आउट करने के लिए या तो लोड फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। तीसरा है इलास्टिक कांस्टेंट। बहुत सारे कांस्टेंट हैं, उन कांस्टेंट से रिलेटेड जैसे ई है, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी के, बल्क मॉडुलस, फिर बाद में जी आ जाता है, फिर बाद में एक ई के जी, हाँ इसके बेस पे एक पॉइजनस रेशियो भी हो जाता है, मतलब 1/n या म्यू। इन सभी कांस्टेंट के बेस में कुछ रिलेशन है, कुछ फॉर्मूले हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे।
फिर थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन के बीच में आ जाएगा, ठीक है। फिर स्ट्रेन एनर्जी और इम्पैक्ट लोडिंग के बेस पे है। और एक है टेंशन टेस्ट ऑन ए माइल्ड स्टील। ये 7 सब टॉपिक हैं, मार्क्स कवर कर रहा है 14 मार्क्स, मतलब हर एक टॉपिक से 2-2 मार्क्स तो फिक्स है, ठीक है। तो वो अपने में अंडरस्टैंडिंग करके कोई में से ज़्यादा, तो मैं अगर बोलूँ ना कि ये जो 4-5 टॉपिक है ना, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे थोड़ा सा सीख लेते हैं। इसमें मैं नॉर्मली ट्राई करूँगा कि आपको 15 मिनट, ठीक है। अगर आप कमेंट करके बोलते हैं कि सर, मैक्सिमम लोग का कमेंट अगर ये रहेगा ना कि सर आप हाफ एन आवर या 1 घंटे का बनाइए, तो अगर आप लोग का डिमांड रहेगा और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं 1 घंटे का भी बना सकता हूँ, हाफ एन आवर का भी बना सकता हूँ, लेकिन अभी मैं 15 मिनट पे बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग का पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि देखने के लिए पेशेंस होना चाहिए। तो चलिए स्ट्रेस क्या होता है पहले तो जान लेते हैं, जिसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। ये वाला सिंबल जो है ना सिग्मा है, ठीक है। क्या बोला? ऑन अ बॉडी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इट अंडरगोज सम डिफॉर्मेशन एंड इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। एक इंटरनल रेजिस्ट, उसको डिफॉर्म ना हो उसके लिए एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा होता है। आर सेटअप मतलब रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा होता है। वही रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ही स्ट्रेस कहलाता है। कहने का मतलब है रेजिस्टिंग फोर्स, ये रेजिस्टिंग फोर्स है और वो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। C/S लिखते हैं ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि मैं अगर इस ये बीम मान लो हो, इधर से मैं कट करूं तो इस वाले तरफ से इधर से जो मुझे दिखता है वो क्रॉस सेक्शन होता है। मान लो ये बीम ऐसे हो, इस तरीके से हो, इस तरीके से हो, तो अगर मैं कट करूंगा तो मुझे यही दिखेगा ना, ये दिखेगा ना, दिखेगा कि नहीं? यही ये वाला सेक्शन दिखेगा कि नहीं? तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इस एरिया की बात कर रहा हूँ। और जो मान लो इधर प्रेशर लग रहा है इधर, तो ये उधर जाने नहीं दे रहा है, एक इस तरफ लग रहा है, तो उसको उस रेजिस्टिंग फोर्स को ये फोर्स बोलते हैं। समझ में? आर अपन नहीं बोलो या पी अपन बोलो। स्ट्रेस इक्वल टू होता है रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू स्ट्रेस। सिग्मा सिंडिकेट का सिग्मा इक्वल टू पी अपन ए याद रखने का, लोड अपन एरिया, लोड अपन एरिया, एक फॉर्मूला याद रखो, लोड अपन एरिया, ठीक है। चलिए दूसरी, ये तो पता चल गया। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इसका यूनिट देखो, लोड का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चाहो तो आप उसको चेंज भी कर लो, जैसे ऐसा यूनिट स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर, इसको पास्कल भी बोलते हैं, ध्यान देना। प्रेशर स्ट्रेस यूनिट सेम है, प्रेशर का भी यूनिट पास्कल, इसका भी यूनिट पास्कल। अभी हम देना, बट यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर को मेगा पास्कल बोलते हैं। अगर ये न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो उसी को मेगा पास्कल भी बोलते हैं, क्योंकि मीटर स्क्वायर को mm में कन्वर्ट करोगे ना तो 10⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा, और 10⁶ मेगा के बराबर होता है। ये m जो होता है वो 10⁶ के बराबर होता है। 1 PA इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 kPa 10⁻³ PA या 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 MPa 10⁻⁶, अभी जो बताया है m की जगह पर 10⁻⁶ PA। और ये न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को mm में कन्वर्ट करोगे ना तो 10⁻⁻6 स्क्वायर हो जाता है, -6 और +6 कैंसिल होकर सिर्फ 1 बच जाता है। गीगा पास्कल बोलोगे तो 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और किलो पास्कल में 10⁻³ होता है। मेगा के लिए देखो, m के लिए मेगा 10⁻⁶, g के लिए गीगा 10⁻⁹। ये याद रखने वाले पॉइंट है, ये अगर याद रहेंगे तो जहाँ पे अगर क्वेश्चन रहता है ना तो उसमें डायरेक्टली दिया रहता है। तो ये सब क्या है? लर्निंग वाले हैं, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होता है ये जानना, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अभी तो आज थियरी बता देता हूँ और कल न्यूमेरिकल बता देंगे, सही है ना। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला है? स्ट्रेन इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। मतलब क्या बोला है? स्ट्रेन एप्सिलॉन, इसको इसका नाम है एप्सिलॉन। ये जो सिंबल बनाया ना, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेंबर। कोई मेंबर है, उसमें लोड लगाने पे उसका लेंथ चेंज हुआ होगा, कितना लेंथ चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय पहले जितना था, उसी को बोला जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। इसको चेंज इन लेंथ बोलते हैं, इसको डेल्टा एल को चेंज इन लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ है,
ठीक है। अब देखो दोनों लेंथ अपन लेंथ है, तो यूनिट जो भी होगा ऊपर नीचे का कट जाएगा, तो यूनिट लेस हो जाता है, नो यूनिट। एप्सिलॉन का नो यूनिट, स्ट्रेन का नो यूनिट। स्ट्रेन है, हाँ स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इट इज अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन अ मेंबर ड्यू टू द लोड एक्टिंग ऑन इट। मतलब लोड इसके ऊपर लगता है तो कितना इसके अंदर डिफॉर्मेशन आता है, उसी को ये मेजर कर सकता है। जैसे यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे डेल्टा एल बाय 2 हुआ, यहाँ पे डेल्टा एल बाय 2 हुआ, मतलब टोटल ऐड करोगे तो डेल्टा एल जितना चेंज हुआ और ओरिजिनल लेंथ इतना ही था। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए। देखो, अंडर द फॉलोइंग कंडीशन स्ट्रेन में बी एज्यूम टू कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक किए तो इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना, ये हर जगह पे कांस्टेंट है। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बार इज यूनिफॉर्म। ठीक है। द मटेरियल इज होमोजीनियस, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। द लोड इज एक्सियल, एक्सियल लोड होना चाहिए, इधर लोड लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं और लगे वो कहीं और लगे तो नहीं चलेगा। उसके बाद आ जाता है डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस दो तरीके का होता है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंपाउंड स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब जब बॉडी को हम खींचते हैं, पुल करते हैं, पुल करने पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसको टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब कंप्रेस जब करते हैं, कंप्रेस करने पे जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस जनरेट होता है उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। सिंपल सा सीधी बात। इफ द स्ट्रेस इज टेंसाइल, द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन जो होगा वो उसको टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे। और अगर स्ट्रेस जो है वो कंप्रेसिव है तो उसका स्ट्रेन भी कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा। सिंपल सीधी बात, ज़्यादा इसमें घुमा फिरा के जानने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बताऊँ उतना ही ध्यान रखो, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। सब टॉपिक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए शॉर्ट में उसको जानते रहे। अभी इलास्टिसिटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी है जो क्या करते हैं कि अगर बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाए जाते हैं तो वो चेंज होता है, और फोर्स हटा देते हैं तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो ये मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टीज को बोला जाता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जैसे ये है, ठीक है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये चेंज हुआ, फिर छोड़ दिया फोर्स तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो ये इस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है बता रहा है, वो प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। बोला ना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। इफ अ बॉडी इज इन इलास्टिक, it will deform an application of external force, but as soon as the force is removed, it comes back its original shape and size. Of this property is called as elasticity. इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट मतलब वो उस लिमिट तक है कि उसको अगर रिमूव करते हैं तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सके। उससे अगर थोड़ा और अगर ज़्यादा फोर्स लगाए, मतलब उससे ज़्यादा, तो अपने छोड़ने पे अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ना आता हो, मतलब उस लास्ट फोर्स की बात कर रहा हूँ, वो मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहा हूँ कि उसको रिमूव करने पे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो ये बताता है इलास्टिक लिमिट। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दिए, हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ ने स्टेटमेंट दिया था कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ये प्रोपोर्शन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है इंटू ई। इसी कांस्टेंट को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई बोलते हैं। सिग्मा अपन ई, ये जो कांस्टेंट है ना, उसी को बोलते हैं। तो वही चीज़ आ जाता है। देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस अपन डायरेक्ट स्ट्रेन, मतलब सिग्मा अपन ई। देखो, सिग्मा अपन ई कांस्टेंट या सिग्मा अपन ई कांस्टेंट ही है ई। इस कांस्टेंट को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस बोला जाता है। क्लियर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो, इसका न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसका कोई यूनिट नहीं, तो ओवरऑल इसका न्यूटन पर एम स्क्वायर हो गया। माइल्ड स्टील के लिए इसकी वैल्यू ये होती है, अगर न्यूमेरिकल में ना दिया हो तो इसकी ई की वैल्यू, देखो ये कैपिटल ई है, इसको एप्सिलॉन बोला जाता है। तो ये कैपिटल ई की वैल्यू अगर माइल्ड स्टील का जिक्र किया है और ई की वैल्यू नहीं दिया तो इतना लिख लेना, ये याद करना पड़ेगा। 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम, ऑलमोस्ट दे ही देता है, बट ना दिया हो तो यू कैन यूज। क्लियर। उसके बाद डेल्टा एल का इक्वेशन। डेल्टा एल का इक्वेशन कैसे मिलेगा, देखिए, सिग्मा इक्वल टू पी अपन ए, एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा एल अपन ए, और ई इक्वल टू सिग्मा अपन ई। तो यहाँ पर देखेंगे तो सिग्मा का पी अपन ए और एप्सिलॉन का डेल्टा एल अपन ए। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो पी एल अपन ए इंटू डेल्टा एल। अब ये डेल्टा एल इधर चला गया और ई इधर आ गया, तो पी एल अपन ए ई। पी क्या है, लोड, एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ई क्या है, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला मिल गया।
मतलब कितने फॉर्मूले हैं देखो, एक तो सिग्मा इक्वल टू पी अपन ए, दूसरा एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा एल अपन एल, तीसरा कैपिटल ई इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन और डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपन ए ई। ये चार अभी इस पहले टॉपिक के लिए हमें याद रखना है और इसी के बेस पे न्यूमेरिकल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके न्यूमेरिकल को देखेंगे। ट्राई करना कि इसको याद रखना कि ताकि आपके लिए इजी रह सके, ठीक है। बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप इसको याद रखें। नेक्स्ट जब न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि ताकि हम समझ पाएँ और उसको कर पाएँ। क्लियर? तो थैंक यू, और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको वीडियो शेयर करना ना भूलना। ओके, थैंक यू।